गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर एजीएसटी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी, कोटा यूनिवर्सिटी कोटा के सिलेबस के अनुसार बीकॉम पार्ट फर्स्ट के एवीएसटी फर्स्ट के पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टॉपिक अभिगोपन कमीशन संबंधी लेखांकन अकाउंटिंग फॉर अंडरराइटिंग कमीशन के बारे में चर्चा कर रहा हूं। उसमें हमने इससे पहले के वीडियो में इस अभिगोपन कमीशन के लेखांकन के प्रथम बिंदु को देखा था और उसमें था कंपनी की पुस्तकों में लेखांकन। तो कंपनी की पुस्तकों में अभिगोपन कमीशन की क्या जनरल प्रविष्टियां होंगी वो हमने इससे पहले के वीडियो में देखा है। अब इस वीडियो में हम अभिगोपकों की पुस्तकों में लेखांकन को देखेंगे। अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ अंडरराइटर्स के अभिगोपकों की पुस्तकों में अंडरराइटिंग कमीशन के संबंध में किस प्रकार जनरल प्रविष्टियां होंगी। अभिगोपकों के लिए कमीशन एक आय है। अभिगोपकों के लिए अभिगोपन कमीशन एक इनकम है। अभिगोपकों की पूर्ण अभिदान न होने पर कंपनी के अभिगोपकों को पूर्ण अभिदान नहीं होने की स्थिति में कंपनी के शेष अंशों पर इन पत्रों को अभिगोपन के अंतर्गत क्रय करना होता है। कंपनी की आय को तब तक हम पूर्ण आय नहीं मान सकते जब तक कि ऐसे अभिगोपन के अंतर्गत लिए गए अंश या ऋण पत्र बाजार में निर्गमित मूल्य पर सही बेच नहीं दिए जाएं। अभिगोपक ऐसे प्राप्त अंशों की लागत को कमीशन की आय से कम कर देते हैं, क्योंकि अभी वो बेचे नहीं गए हैं, अतः वो कमीशन की आय से कम कर देते हैं। अर्थात वर्ष के अंत में यदि इन अंशों को नहीं बेचा जा सके तो स्थिति विवरण में संपत्ति के रूप में दिखाया जाएगा। संपत्ति पक्ष के रूप में विनियोग को दिखाया जाएगा, जिसे लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो भी दोनों में से कम है उस पर दिखाया जाएगा। अब लागत मूल्य से अर्थात निर्गमन मूल्य से, लागत मूल्य से यदि बाजार मूल्य कम है तो फिर उस कमी की क्षतिपूर्ति इस कमीशन की आय से हो जाती है। तो हम जनरल प्रविष्टियां किस प्रकार से करते हैं कि प्रथम जनरल प्रविष्टि है अभिगोपन कमीशन देय होने पर। तो जैसे ही अभिगोपन में पूर्ण अभिदान पूरा हुआ और उनको अंश आवंटन कर देते हैं तो फिर अभिगोपन कमीशन देय हो जाता है कि अभिगोपन समझौते के अंतर्गत जितने भी शेष अंश वो अभिगोपकों को लेने पड़ते हैं और इस प्रकार संपूर्ण अभिगोपन के ऊपर अभिगोपन कमीशन देय हो जाता है। समस्त अभिगोपन के अंश ऋण पत्र के मूल्य पर अभिगोपन कमीशन जो देय होता है उसकी जनरल प्रविष्टि है कि कंपनी अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट, यानी कि उस कंपनी का नाम है एक्स कंपनी अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट। तो अंडरराइटिंग कमीशन अभिगोपकों के लिए इनकम है। बीइंग अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू फ्रॉम एक्स कंपनी। अब कंपनी से क्या है कि हमें शेष अंश प्राप्त करने पड़ते हैं अभिगोपन कमीशन के अंतर्गत। जो जनता द्वारा अभिदान के अंतर्गत नहीं लिए गए उनको अभिगोपकों को लेना पड़ता है, अभिगोपन अनुबंध के अंतर्गत लेना पड़ता है। तो जितने भी अभिगोपन के समझौते के अंतर्गत जितने भी विनियोग हम ले रहे हैं उस कंपनी के बैलेंसिंग शेयर्स हम ले रहे हैं, तो शेयर्स या डिवेंचर एज ए इन्वेस्टमेंट इन एक्स कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, जिस कंपनी के उस कंपनी का नाम लिख देंगे कि शेयर्स या डिवेंचर एज ए इन्वेस्टमेंट इन एक्स कंपनी अकाउंट डेबिट टू एक्स कंपनी अकाउंट, यानी उस कंपनी के खाते को क्रेडिट कर देंगे। तो उस कंपनी से पैसा लेना है तो कंपनी को डेबिट, और अब कंपनी को पैसा देना है तो कंपनी खाते को क्रेडिट। बीइंग बैलेंस शेयर्स रिसीव्ड फ्रॉम एक्स कंपनी। अब ये जो कमीशन की आय हुई है इसको हम क्या है कि इस इन्वेस्टमेंट खाते में ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि शेयर्स और डिवेंचर के लागत मूल्य को कम कर देंगे। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स और डिवेंचर एज ए इन्वेस्टमेंट अकाउंट।
तो इससे अंडर राइटिंग कमीशन की जो इनकम है वो डेबिट हो जाएगी और यह अंडर राइटिंग कमीशन खाता खत्म हो जाएगा और ये कमीशन की राशि शेयर से डिवेंचर में ट्रांसफर हो जाएगी। being underwriting commission transferred into shares account। तो अंशों के निर्गमन मूल्य से बाजार मूल्य जितना कम है उतनी राशि कमीशन की राशि अंश ऋण पत्र विनियोग खाते में हस्तांतरित की जाएगी। तो अंडरराइटिंग कमीशन की जो टोटल राशि उसमें से कितनी राशि हम ट्रांसफर करें इन्वेस्टमेंट में यानी कि शेयर्स एंड डिवेंचर अकाउंट में, कि जितने इसका बाजार मूल्य इसके लागत मूल्य निर्गमन मूल्य से कम है, तो जितना कम है उतना तो शेयर्स एंड डिवेंचर्स में ट्रांसफर कर देंगे। बाकी अंडरराइटिंग कमीशन की शेष राशि को हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। यदि बाजार मूल्य कमीशन की राशि से भी ज्यादा कम है, अगर बहुत ज्यादा कम है बाजार मूल्य, तो उस स्थिति में ये सारा ही कमीशन अंडरराइटिंग कमीशन इसी शेयर्स एंड डिवेंचर एज इन्वेस्टमेंट में हस्तांतरित हो जाएगा। चौथी एंट्री बनती है कंपनी को शेष राशि का भुगतान करने पर। अब कंपनी से हमने इतना कमीशन लेने के लिए कंपनी को डेबिट किया था, उससे जितने शेयर्स एज इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुए उससे उसका कंपनी का खाता क्रेडिट हो गया। अब बैलेंसिंग फिगर के रूप में यदि हमें कंपनी को भुगतान करना है तो कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग फाइनल पेमेंट मेड टू कंपनी, और यदि कंपनी से पैसा लेना है और पैसा प्राप्त होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कंपनी अकाउंट। यदि कंपनी का डेबिट शेष है तो प्राप्त राशि से विपरीत प्रविष्टि कर दी जाएगी। तो राशि लेनी है अथवा कंपनी को देना है, तो लेने या देने की हम जनरल प्रविष्टि बैंक के मार्फत कर देंगे। अब चूंकि ये कमीशन की राशि है, अगर पूरी राशि शेयर्स एज इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करनी है तो शेष राशि को हम स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और अगर हमें किसी कंपनी के कोई भी अंश अभिगोपन अनुबंध के अंतर्गत नहीं लेने हो तो फिर जब कमीशन की जो भी इनकम होगी वो पूर्ण इनकम है और उसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ अगर इसके बाजार मूल्य में समाहित करने के बाद अंडरराइटिंग कमीशन की इनकम बचती है तो वो भी अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, यानी कि अंडरराइटिंग कमीशन को वर्ष के अंत में खाता बंद करने पर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। और यदि कोई अंश नहीं लेने पड़े तो ये सारी इनकम की राशि हम टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट करेंगे। तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बीइंग अंडरराइटिंग कमीशन ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस प्रकार ये रहा अभिगोपन संबंधी लेखांकन, जिसके अंतर्गत हमने देखा है कि अभिगोपकों की पुस्तकों में किस प्रकार लेखांकन करेंगे अर्थात जनरल एंट्रीज करेंगे, यानी कि जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अंडरराइटर्स फॉर अंडरराइटिंग कमीशन। धन्यवाद।